दिस इज बेसिक कि हमें पहले ही पता होना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कम्युनिकेबल डिजीज। हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से। कम्युनिकेबल का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको टच किया और अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो वो मुझे भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब पहली चीज तो ये है कि वो ट्रांसफरेबल है, इधर से उधर जा रही है, छूने से फैल रही है, तो इट मीन्स कि वो ऐसी डिजीज है कि जिसको हम कम्युनिकेशन से फैला सकते हैं। लाइक टीबी, टीबी इज अ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, बहुत पुरानी डिजीज, इसका इलाज हो सकता है। मैम ये कम्युनिकेबल है, ये नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल है, हाँ यस मैम, कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल है ना। कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर जब भी कोई सोर्सेज होते हैं ना, वो सोर्सेज ऑलमोस्ट वायरस और बैक्टीरियाज होते हैं ना। तो अब हमें ये बैठाना पड़ेगा पहले कि वायरस होता कैसा है, वायरस की एक्चुअली बोलते हैं ना प्रेजेंटेशन क्या है। तो जो वायरस होता है, आप लोगों ने कोरोना वायरस देखा है, सुना है ना कि कोरोना वायरस होता है। जब हमारे का कोविड फैला था तो कोविड के टाइम पे सबसे पहले क्या हुआ था कि किसी पर्सन को कोरोना हो गया है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता था। जैसे हम उसको आइसोलेट करते थे तो क्या होता था कि उसके यूटेंसिल्स अलग हैं, सब कुछ अलग रखते थे, क्लोथ्स अलग रखते थे, वो अपने कपड़े खुद धो रहा है। आप लोगों ने ये सब देखा है, इसलिए मैं पहले इसकी बात कर रही हूँ। तो ये जो डिजीज थी, इसके अंदर जब डेड हो जाता था पर्सन, इसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उस पर्सन को अपन क्या करते थे, कवर कर देते थे। आपको मिलने भी नहीं दिया जाता था, उसकी डेड बॉडी दिखाई भी नहीं जाती थी और उसको फेंक दिया जाता था या जला दिया जाता था। तो आपको उसके पास में क्यों नहीं जाने दिया जाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ वायरस। लेकिन वो तो पर्सन डेड हो गया, तो वायरस वहां पे क्या कर रहा था, वायरस भी डेड हो गया होगा ना अगर वो डेड हो गया तो। नहीं मैम, वायरस डेड नहीं हो जाता। वायरस डेड नहीं होता तो वायरस क्या करता है मैम, नेक्स्ट होस्ट बॉडी टू इंटर। मैम उससे हाँ एग्जैक्टली उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बट उसको नष्ट नहीं कर सकते ना, प्रिवेंट कर सकते हैं उससे। ऐसा होता है कि वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग, नॉन दोनों लिविंग। में कनेक्टर का काम करता है। जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो भी उनके साथ में लिविंग होस्ट की जैसे रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने सेल्स को खराब करता जाता है और वैसे वैसे वो सेल्स बढ़ती जाती हैं, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है कि वो वायरस उस जगह को छोड़ने की कोशिश करता है कि वो पूरा इन्फेक्ट तो कर दिया उसने उस पर्सन को, लेकिन अब वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करने की कोशिश करेगा। तो क्या करा उसने कि वहां से वो निकलना शुरू करेगा, पर्सन की सारी सेल्स, जितना उसका फूड इंटेक था उसने ले लिया, अब वो डैमेज करना शुरू कर चुका है, डैमेज हो गया इंसान, बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गया। वो क्या करना करेगा, शिफ्ट करेगा उसको। तो जब आपको लगता है कि इंसान मर गया, दैट टाइम भी वो जिंदा रहता है उसके अंदर, और जितना भी लिविंग होस्ट उसको मिलेगा वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। और ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ एयर, हवा के थ्रू वायरस ट्रांसफर हो जाता है। आप लोगों ने जीका वायरस के बारे में सुना होगा, क्या था जीका वायरस? अफ्रीका में ये मतलब काफी था। हाँ, अब ये वायरस लेके कौन आया, किससे स्प्रेड होता था ये आपका क्वेश्चन था। स्वाइन से शायद। नहीं एग्जैक्टली ये ना एडिस एगाइटी करके एक मच्छर है, मॉस्किटो बोलते हैं इसको, उससे उससे ये स्प्रेड हुआ था। और ये बहुत इन्फेक्शियस वायरल इन्फेक्शन डिजीज थी, बहुत जल्दी से फैलती थी, और स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता था इनका। इनका प्रेजेंट सिम्टम क्या होता था, अच्छा वायरस जब भी हमारी बॉडी में जाता है तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन वो क्या देता है, सबसे पहले आपको लेथार्जीनेस होती है, मतलब आपको नींद आना शुरू होती है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर आपके जितने भी मेजर जॉइंट्स है वहां पेन देना शुरू कर देगा, फीवर आपको धीरे धीरे आना शुरू होगा, गर्म होने लगेगा, रैशेज होने लग जाएंगे। हर वायरस का अपना एक सिम्टम होता है, बट जो ये जीका वायरस है इसका क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको अब अपन डिस्क्राइब करते हैं। इसके अंदर एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे नो वैक्सीन, किसी तरह का वैक्सीन नहीं दिया गया। इसका ट्रीटमेंट क्या था, कोई बता नो सकता आइडिया मैम, है? नो आइडिया, नो मैम, नहीं पता मैम। इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ये था कि जितने भी सिम्टम्स होते थे इसके अंदर, तो डॉक्टर ही कहता था कि आप जितना ज्यादा रेस्ट करोगे,
इसके अंदर जितना रिहाइड्रेशन करोगे उतना ही ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है इसके अंदर। एसिटामिनोफेन जो था वो फीवर और पेन के लिए इसके अंदर दिया गया था। तो अपन जनरली लेते हैं एस्प्रिन, पैरासिटामोल, ये नहीं लेने के लिए कहा उस डॉक्टर ने, क्योंकि इससे उसकी जो सेल्स थी वो ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और ड्रग्स इंटेक नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके अंदर जो एसिटामिनोफेन थी वो ना ड्रग्स नहीं थी। अब मैं इसका नाम इसलिए ले रही हूँ कि इस पे आपको क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने कल थोड़ा सा पढ़ा था, तो मुझे ये पता चला कि ये इससे होता है, तो मैंने आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। मैम नोट्स भेज देंगे, मैंने थोड़ा सा कुछ बनाया है इसके लिए, तो मैं आपको दे दूंगी। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सिम्टम्स है ना वो नजर ही नहीं आते। वायरल डिजीज में सिम्टम्स कम से कम 6 दिन बाद नजर आते हैं, 6 दिन तक कोई सिम्टम नजर नहीं आता, ठीक है। और अगर ये वायरस ज्यादा हो जाता है तो इंसान को मारता नहीं है, ये पैरालिसिस कर देता था, जीका वायरस, ठीक है, जिसको अपन गिलियन ब्रेयर सिंड्रोम बोलते हैं। और ये सिंड्रोम बहुत रेयर होता है। दूसरा वायरस का नाम बता सकते हो आप लोग जो फैला था? कोई ऐसा वायरस जो आपको याद हो? चलो कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे आए थे, सार्स आया था, सार्स भी एक वायरस था, है ना। सबसे पहले कोविड-19 जो था वो कहाँ फैला था, कौन सी सिटी में आया था? ये सबने चीन में, वुहान के अंदर आया था, 2019 के अंदर आया था। क्या सिम्टम आए थे पहले? जी मैम, इसमें फीवर और कोल्ड और कफ, ये सारे, और रैशेस भी हो जाते थे किसी किसी के, तो किसी के रैशेस हो जाते थे। अब अपन इसको अगर सिंपल में बोले तो हमें रेस्पिरेटरी डिजीज देता था ये, सांस लेने में तकलीफ, सबसे पहले ये इन्फेक्ट वही करता है, तो सांस लेने में तकलीफ। दूसरा, इसके अंदर क्या खास बात होती थी कि जब भी हमारे को होता था ये वायरस, जिसको भी हुआ, चाहे वो बोलते ना कि छू कर निकल गया, अगर इन्फेक्ट भी कर गया तो वो हमारे गले में रैशेस देके जाएगा, और वो आज भी शायद हम फील करते हैं कभी कभी। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आज भी जिसको कोरोना हुआ है, जिसने वैक्सीन लगवाए हैं, उसको आज भी इश्यूज रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, मैनमेड है, मैनमेड वैक्सीन अपन ने लिए, एंटीबॉडीज नहीं बनी हमारी बॉडी के अंदर। तो जो मैनमेड वैक्सीन होते हैं वो हमेशा हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कुछ दे ही जाते हैं। अब वैक्सीन जो थे इसके, वो आज भी अंडर डेवलपमेंट ही है, कंप्लीटली क्योर नहीं हो सके अपन इससे, आज भी है, लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है इसके अंदर। इसका वैक्सीन कहाँ अप्रूव्ड हुआ था? सबसे पहले इसका वैक्सीन, आप लोगों ने 2 वैक्सीन लगाए थे इसके, एक कोवैक्सीन था और एक कोविशील्ड था। और ऐसे ही एक यूएस के अंदर बना था वैक्सीन, तो सबसे पहले यूएस ने बनाया था, फिर उसको अप्रूव नहीं किया गया, फिर कोवैक्सीन को और कोविशील्ड को अप्रूव किया गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि पहले वैक्सीन यूएस में बना लेकिन वो अप्रूवल पे नहीं था, फिर इंडिया में बना, तो इंडिया में 2 बने थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो कोविशील्ड पहले लगा था कि कोवैक्सीन ज्यादा अप्रूव हुआ था। आप लोगों ने 2 वैक्सीन के लिए बोला होगा ना आपको डॉक्टर ने, कि जब आप वैक्सीन लगवाने गए होंगे तो आपने पूछा होगा ना कि कौन सा वैक्सीन लगाया, तो किसी के कोविशील्ड लगा था और किसी के कोवैक्सीन लगा था, डिपेंड्स था अवेलेबिलिटी के ऊपर। फिर ये वैक्सीन जब हमारे यहाँ पे इम्प्रूव्ड हो गया, कि हमारे को ये प्रूव कर दिया कि भाई हाँ इम्प्रूवमेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, रेजिस्टेंस पावर बढ़ गई, इम्यूनिटी पावर बढ़ गई, तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वहां से कंसर्न करके कोवैक्सीन को बाहर भेजा गया। फिर आपको पता है कि यहाँ पे कमी हो गई, तो फिर वापस से कोविशील्ड पे आ गए थे हम लोग, कोविशील्ड लगा रहे थे, जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी लगवाया था ना। कोरोना वायरस के अलावा जो वायरस है दूसरा, उसका नाम क्या था? सार्स, SARS, सार्स वायरस, जो पहले आया था। कब आया था? 2002 के अंदर आया था सार्स वायरस। क्या हुआ था इस वायरस में, कुछ आइडिया है? और कहाँ आया था? ये वायरस भी चाइना की देन था, साउथर्न चाइना से आया था ये वायरस। क्या हुआ था इसके अंदर? ये जो वायरस था इसके अंदर, ये वायरस भी बैट से आया था, चमगादड़ से आया था, चमगादड़ से कैट्स के अंदर आया था सार्स वायरस। क्या ये वायरस हम में आया था क्या? नो मैम, ह्यूमन बॉडी में नहीं आया था।
एनिमल्स में आया था। ह्यूमन बॉडी में नहीं आया था। उसमें भी स्पेशली आपके जो पेट थे उनके ऊपर आया था। कैट के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट था इसका, डॉग्स पे इसका इफेक्ट नहीं था क्योंकि वो फेलिडियल फैमिली से होते हैं, कैनिन फैमिली से, जिसके पास में जो टीथ्स होते हैं ये उस परिवार से होते हैं, तो इसलिए ये सारा इफेक्ट उनके ऊपर आया था क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। एक वायरस था सऊदी अरेबिया के अंदर आया था 2012 के अंदर, उसका नाम पता है आपको? MERS, मर्स वायरस था वो, 2012 के अंदर आया था। 2012 में ये सऊदी अरेबिया के अंदर आया था। अब ये भी आया तो बैट से ही था, लेकिन ये बैट से सीधा कैमल के ऊपर इवॉल्वेशन था, बैट टू कैमल। ठीक है, और कौन सा वायरस है? मैम एक लिम्फी वायरस आया ना जो उसमें वो अभी क्या आया, एनिमल्स में जो आया था। बाद में पढ़ेंगे, पहले ह्यूमंस वाले को एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे कोई भी? हम कर रहे हैं। सौरभ, प्रद्युमन, हाँ मैम नोट डाउन कर रहा हूँ। सौरभ, अब एक वायरस था इबोला वायरस। यस मैम नोट कर रहे हैं मैम। इबोला वायरस कौन सा था? तो पॉसिबल हो तो प्लीज आपके कैमरे ऑन कर लीजिए। यस मैम बैटरी की डिस्चार्ज में थोड़ा देर में ऑन कर लेता हूँ। ओके मैम कर रहे मैम कर रहे मैम। राइट। इबोला वायरस कहाँ इफेक्ट करता था? इबोला वायरस हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर इफेक्ट करता था जब वायरस आया था, इबोला वायरस। और ये जो वायरस था इसको अपन क्या बोलते थे? हिमोरहैजिक वायरस। इसके अंदर फीवर रहता था हमारी बॉडी के अंदर इबोला वायरस के थ्रू। इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर सिवियर ब्लीडिंग होने लगती थी। हमारे जब ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा? किसी भी ऑर्गन से, किसी भी शरीर के अंग से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है अंदर वाले अंगों से, तो क्या होने लग जाएगा? मैम ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी में। हाँ, लेकिन ब्लड की कमी से पहले क्या होगा? वो ऑर्गन है ना फेल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ब्लड ले नहीं रहा, सारा ब्लड तो बाहर निकाल के काम कर रहा है। तो जब सारा ब्लड बाहर चला गया तो वो उसमें से वो फेल होने लग जाएगा, धीरे धीरे अपनी उसकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और इसी की वजह से इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इबोला वायरस बहुत जल्दी से इफेक्ट करता था और डेथ हो जाती थी इंसान की। ठीक है, इसमें ये सबसे ज्यादा फैलता था किसकी वजह से? लिक्विड की वजह से। अगर जैसे किसी का झूठा पानी हमने पी लिया, यूज किया हुआ कोई स्टेंसिल हमने ले लिया जिसके अंदर लिक्विड है, तो ये मोस्टली बॉडीली फ्लूइड के थ्रू कनेक्ट ज्यादा करता था। इसके अंदर मसल पेन्स बहुत ज्यादा होते थे। जब भी फीवर आता था तो बहुत ज्यादा शिवरिंग के साथ में आता था। ठीक है, और इंटरनल ब्लीडिंग सबसे ज्यादा होती थी, वॉमिटिंग होती थी। हर वायरस का अपना एक सिम्टम है, हर वायरस अपना अलग अलग सिम्टम देके जाएगा। और जब भी कोफिंग होगी, जब भी कफिंग होगी, खांसी आएगी, तो ब्लड आएगा उसके साथ में। ये इसकी 3 स्टेजेस पे काम करता था। ये सेकंड स्टेज होती थी इसकी। थर्ड स्टेज के अंदर ऑर्गन फेल होते हैं और डेथ हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? मतलब हम बोल रहे हैं कि बॉडी में से तो ब्लड जा रहा है, तो बॉडी में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? आईवी फ्लूइड की, इंटरनल उसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा हमें क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन थेरेपी। ऑर्गन्स वीक हो रहे हैं, मतलब हमारे ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही ब्लड की वजह से, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मेडिकेशन क्या चाहिए इसके अंदर? जब भी ऐसी स्थिति होगी तो हमें इस टाइम पर हमने क्या किया था? आप लोगों ने सुना होगा कि ये ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज्यादा हुआ था। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ब्लड बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर होता था। तो ये इसके सिम्टम्स थे। और कोई वायरस के बारे में पता है आपको? मोस्टली आपके इन्हीं वायरस के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए। एक कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर एक डिजीज है मलेरिया, बहुत कॉमन सी डिजीज है, बट इसका पैरासाइट जो है उसकी साइकिल बहुत बड़ी, जिसके थ्रू ये होता है उसकी साइकिल बहुत बड़ी है। किसी को पता है इसके बारे में, किससे होता है? मैम किसका पूछ रही हैं? मलेरिया का? मलेरियल डिजीज, ये पैरासाइट डिजीज। पैरासाइट यस मैम, प्लाज्मोडियम होता है मैम। नहीं, 3 होते हैं प्लाज्मोडियम। कौन सा वाला प्लाज्मोडियम? विवॉक्स है, फेरिफेरम है।
मैम वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है, विवाक्स। विवेक्स। अब ये क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट्स के थ्रू फैलता है और ये फीमेल्स के थ्रू फैलता है। अब जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फीमेल्स ही हैं। सारी फीमेल्स का यही काम है एनोफिलिस का कि वो कहीं ना कहीं से कुछ लेके आती हैं और वो हमें डिजीज कर देती हैं। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? जब भी किसी को मलेरिया होता है तो बहुत ठंड लग के बुखार आता है, फीवर होने लग जाता है, स्वेटिंग होने लग जाती है। और अगर कंटिन्यू ये डिजीज अगर ऐसे कंटिन्यू सिचुएशंस बनी रहती है तब क्या होने लग जाता है? तब हमारी बॉडी वीक हो जाती है और हमें हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या होता है अब मलेरिया होता है तो? जब भी मलेरिया होगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए बताया मैंने। मैम फीवर आता है, ठंड लगती है बहुत तेज, और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। ठीक। हाँ, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। नहीं, मेरे को ट्रीटमेंट बता दो आपकी, बस ट्रीटमेंट ही होते हैं ट्रीटमेंट भैया। अपन बोलते हैं ना देसी इलाज। अच्छा, देसी इलाज वो तो नहीं पता मैम। मलेरिया जब भी होता है तो हमारे सर में बुखार चढ़ जाता है, ठंड लगती है, तो हम लोग बार बार ठंडी पट्टी करते हैं, जिससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम होने लग जाता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो उसके अंदर जो भी लार्वाज जो बने हैं, गैमेट बने हैं, वो सारे गैमेट मरने लग जाते हैं। मैं आपको पूरा साइकिल समझाऊंगी अभी इसका। दूसरा इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो WHO ने दी थी सबसे पहले, उसने कहा था कि जितने जो अल्जीरिया जगह नाम सुनी होगी, अर्जेंटीना आपने सुना होगा, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ये दो जगह जो थी, उन्होंने कहा था WHO ने कि ये पूरी जगह मलेरिया फ्री है। ये क्वेश्चन अगर आपके आता है कि मलेरिया फ्री कौन सी कंट्रीज हैं, तो ये कंट्रीज हमारी मलेरिया फ्री है। इन कंट्रीज में मलेरिया नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर पानी जमा नहीं होता। मैम कौन सी कंट्रीज है? अल्जीरिया और अर्जेंटीना। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने एक अपना प्रोग्राम लेके आई थी, WHO E2020 इनिशिएटिव नाम है उस प्रोग्राम का। ये जो इनिशिएटिव प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट WHO ने कि जो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी है मलेरिया की, वो 2016 से शुरू करी है इन्होंने, और 2030 में जाकर के गवर्नमेंट कहती है कि WHO कहती है कि ये पूरी तरह से मलेरिया फ्री हो जाएगी दुनिया में। ये मलेरिया का बर्डन हमारे ऊपर नहीं रहेगा 2030 तक। ये इनका 15 इयर्स प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का नाम है WHO E2020। अब मुझे ही बताओ कि मलेरिया में कितने होस्ट होते हैं? होस्ट आप समझते हैं? जैसे आपके घर पे कोई आया तो वो कौन होता है, होस्ट या गेस्ट? मैम गेस्ट। गेस्ट। घर आपका है, खाना आप बनाओगे, नाश्ता आप बनाओगे, तो होस्ट आप हुए। तो इसके अंदर दो, ठीक है, दो होस्ट होते हैं। तो दो होस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक के घर भी कोई आएगा, दूसरे के घर भी कोई आएगा, तो वो दो जने होस्ट हो गए। मैं इसको आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है, मॉस्किटो उसको लेके आता है, ठीक है। जब उसको लेके आता है, आपके हाथ पे बाइट किया, तो हमें पता है बाइट करेगा तो वो हमारे ब्लड में जाएगा, ठीक है। ब्लड में गया। अब ब्लड में जाने के बाद में क्या होगा कि अंदर जाने के बाद में हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसीज होती है ना, अंदर चला गया, आरबीसीज के पास गया। अब क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो सीधा हमारे ब्लड के अंदर जाकर के ही काम नहीं करता, वो सीधा पहले ब्लड के पास में कहाँ जाता है, ब्लड के थ्रू लिवर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको सुनना। लीवर के पास गया, लीवर के पास में छोटी छोटी सेल्स होती है,
हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, आप मैसेज कर देना या आप जो भी आपको सही लगे। तो वहां हमारी सेल्स के पास में जाएगा, उन सेल्स का नाम होता है हेपेटोसाइट सेल। हमारा पूरा लीवर हेपेटोसाइट सेल से मिलके बना हुआ है। हेपेटोसाइट सेल्स का काम क्या होता है? वो दो बिलिरुबिन और बिलुवर्डिन्स का बनाना, दो पिगमेंट्स बनाती है। अब हमारा वहां पे गया तो उसको क्या चाहिए खाने के लिए? आरबीसीज चाहिए। आरबीसीज में क्या चाहिए? आरबीसीज में उसको हीमोग्लोबिन चाहिए। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन को वो खाने का काम करता है। तो अंदर गया, ब्लड के थ्रू पहुंचा, वहां पर लीवर से ब्लड के अंदर, लीवर से ब्लड के पास गया और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन को उसने खाना शुरू किया। आपने आरबीसीज का स्ट्रक्चर देखा है? एल्पेनलिबी सबने खाई होगी, है ना? एल्पेनलिबी के बीच में से दबी हुई होती है, सेम एज इट इज इसका स्ट्रक्चर होता है आरबीसीज। तो बीच में से प्रेस्ड है, बाकी तरफ से गोल है। अब क्या होता है उसके अंदर? वो जो हमारे आए हैं, गेस्ट आए हैं, जिसको बोलते हैं मीरोजोइट्स। जो गेस्ट आए हैं, प्लाज्मोडियम लेके आया था, वो मीरोजोइट्स होते हैं। वो मीरोजोइट्स क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन को खाना शुरू करेंगे, तो हमारी हीमोग्लोबिन फूलने लग जाएगी और वो उसके अंदर ईटिंग करेंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद में वो ब्लास्ट हो जाएगी, जिससे हीमोजोइन बनता है। अब कोई भी चीज खाते हैं तो अपन क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। खाना खा रहे हैं एनर्जी के लिए खा रहे हैं, हम कोई भी चीज इनटेक कर रहे हैं वो एनर्जी के लिए कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जब भी कोई चीज हमारी बॉडी में जा रही है, उसने इनटेक कर लिया, अगर हमने कुछ खाया, जैसे मम्मी कहती है कि एप्पल खा लो, तुम्हारे को एप्पल से ये मिलेगा, बनाना खा लो उससे ये मिलेगा, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं हमको उसमें से। तो हमने क्या किया, जब वो खा लिया तो अंदर गया, एनर्जी दी, एनर्जी दे करके हमने क्या मिला हमें? अब हम नया काम करना शुरू करेंगे तो हमारी पुरानी सेल्स तो डेड हो जाएंगी और नई सेल्स बन जाएंगी। सेम इसी तरह से वो अंदर गया, उसने उनको हीमोग्लोबिन को एज अ फूड खा लिया, तो उसमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी आ जाएगी। वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी बढ़ेगा। उनका काम क्या है अंदर? उनको जॉब थोड़ी ना करनी है अंदर जाके, तो वो तो यही करने वाले, अपने आप को डबल करने गए। तो वहां पे छोटे छोटे हीमोजाइगोट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे से, उसके अंदर से पोर्स, वो हीमोग्लोबिन फटा, हीमोजोइन आया। ये कंडीशन होती है 4 to 5 डेज में। जब हमारे को मच्छर काट खा जाता है उसके 4-5 दिन के अंदर, जैसे ही हीमोजोइन रिलीज होगा, इट्स अ टॉक्सिन, ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन है। तो अब हमने अगर वो हीमोजोइन रिलीज हो गया, इसका मतलब हमारी बॉडी में टॉक्सिन पहुंच चुका है अच्छे से। अब क्या होने वाला है? वहां पे जाकर के वो जो टॉक्सिन है वो क्या करने वाला है? पूरी बॉडी के अंदर ठंड देगा, चिलिंग, शिवरिंग होगी, फिर हमें फीवर आना शुरू होगा। 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, मतलब बहुत हैवी फीवर आने लग जाता है, जो सर तक इतना गर्म रहता है अपना। अब वहां पे छोटे छोटे से वो जो बाहर निकल गए थे हीमोजोइन से, वो हो गए हमारे गैमेट्स। ठीक है? गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं आपको पता है? एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट। जैसे आज हम हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो एक नया संतति को बनाते हैं, नया ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। ये हमें मैम, ह्यूमन, हाँ XY क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है ना मैम, वो तो एक्स क्रोमो नहीं, मैं अभी क्रोमोसोम की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक ये बता रही हूँ कि मेल और एक फीमेल होता है ना? तो मेल और फीमेल होता है, तो हमें पता है कि जो हीमोजोइन खाया है, जिसने वहां पे अंदर से हीमोग्लोबिन खा लिया, वो ब्लास्ट हो गई सेल। तो वो क्या कर रहे थे अंदर? अपने आप को डेवलप करने के लिए आए कि मैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन जाए, क्योंकि स्प्रेडिंग डिजीज है। तो हीमोजोइन, जैसे ही वो हीमोजोइन बना, वो सेल ब्लास्ट हो गई, वो बाहर निकल गए, फट गए, क्योंकि अंदर ही थे वो। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ अभी थोड़ी सी देर में, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर क्या होगा कि वो बाहर निकले, तो अब उनको क्या करना है? भाई खाना तो खा लिया, रिप्रोडक्शन भी कर लिया, अब चलो बाहर चलते हैं। 1 से 2, 2 से 4, माइटोसिस की प्रोसेस, समसूत्री विभाजन हो गया उसके अंदर। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है? वो ही मच्छर को या कोई भी मच्छर आएगा, वापस हमें काटेगा। हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी क्या मिले हुए? वो ही मिले हुए मीरोजोइट्स। अब क्या होगा? जैसे ही वो खाएगा तो वो उनको ले जाएगा, उसकी नेक्टर के अंदर ऊपर चढ़ जाएगा जो गैमेट्स थे। जैसे वो चढ़ा, उसने उसको इनटेक किया, लेके चला गया, किसी और को खाएगा। तो खाने से पहले, जब हमको खाया है और किसी और को खाएगा, उससे पहले उसके बीच में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। वो क्या होती है? एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिल जाएंगे उसकी गट में। ठीक है? गट मतलब होता है इंटेस्टाइन। वहां पे जाकर के वो मिल जाएंगे,
मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो हमारे यहाँ से ब्लड से लेके गया, हमारे ब्लड में बने थे, वो लेके चला गया, उसने उनको अंदर लिया गट के अंदर, और गट के अंदर लेने के बाद में क्या करेगा, वो जब लेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एन एन मिल जाएंगे, 2n बनाएंगे, तो एक जाइगोट बना लेंगे, वापस किसी और को खाएगा, वो 2n किसी और को दे जाएगा, वापस वो सारी प्रोसेस आएगी। ये प्रोसेस होती है हमारे पूरे के पूरे मलेरियल पैरासाइट, जिसके अंदर 2 होस्ट होते हैं। तो पहला होस्ट कौन हुआ, ह्यूमन, हम, और दूसरा होस्ट हुआ वो खुद, क्योंकि हमारे अंदर भी रिप्रोड्यूस हो रहा था और उसके अंदर भी रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो 2 होस्ट होते हैं मलेरियल पैरासाइट्स के अंदर। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो मैं आपको उसका आंसर, ऑल डन, सही है, चलो। मैम जो मलेरिया होता है उसमें बुखार, जो फीवर आता है वो एक दिन अल्टरनेट आता है, ऐसा क्यों होता है? डेली बहुत ही कम आता है, अल्टरनेट ज्यादा आता है। अल्टरनेट 2 होते हैं, एक तो ब्लड के अंदर आपके क्या होता है कि ना हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो अब सेल्स काम करती हैं कि भाई थोड़ा सा इसको खाना दे दो, हीमोग्लोबिन वापस आता है। जब तक वो आता है तो ब्लड हमारा गर्म होता है, जब वो हीमोजोइन बनता है तो वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता ही हमें बुखार आ जाता है। फिर क्या होता है, वापस से हीमोग्लोबिन मिला, वापस से हम अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गए। तो ऐसे ऑल्टरनेट चलता है दोनों तरफ से, लेकिन ये बहुत कुछ लोगों को ही होता है, लेकिन जनरली मलेरिया के अंदर कंटिन्यू फीवर रहता है। और जो मलेरियल पैरासाइट्स वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ में क्या इशू होता है कि उनकी बॉडी उनके साथ नहीं देती, बोलते ना कि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा, वीकनेस, टू मच वीकनेस, बहुत वीकनेस रहती है, मतलब उनको लेथार्जीनेस रहती है, दिन भर सोते रहेंगे, भले उनको नींद आएगी, ये उनके सारे सिम्टम्स होते हैं। दूसरी डिजीज के बारे में बताती हूँ मैं आपको, आपने भी सुना होगा। मैम 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 जी, एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी गैमेट्स डू मेल्स एंड फीमेल्स? मैम मतलब मिस मेरे, वापस बोलो, हाउ मेनी गैमेट्स डू मेल एंड फीमेल हैव्स? मैम बताइए। हाउ मेनी गैमेट्स, मुझे सुना ही नहीं आ रही आपकी, 2 या 2 क्या मतलब? मैम सौरभ कह रहा है कि हाउ मेनी गैमेट्स आर देयर, मतलब कितने गैमेट्स होते हैं मैम? किसमें किसमें गैमेट? सौरभ फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना, कि हाउ मेनी गैमेट्स आर देयर इन विच, ह्यूमंस और मॉस्किटोज? मैम दोनों का पूछा है, फीमेल और मेल। फीमेल गैमेट्स तो 2 ही होते हैं ना, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। सौरभ क्वेश्चन रिपीट करो। मॉस्किटो में पूछेंगे ना अपन, किसमें पूछ रहे हो, मतलब पर्टिकुलर किसी कंसर्न में पूछ रहे हो? सौरभ 2 स्पीशीज बस में ना, मेल स्पीशीज और फीमेल स्पीशीज, तो 2 ही गैमेट्स होंगे, गैमेटिक 2। आपको आंसर मिल गया। यस मैम। ओके, चले आगे हम। यस मैम। अब अपन चलते हैं एलिफेंटियासिस डिजीज के ऊपर। आपने सुना है एलिफेंटियासिस डिजीज, सुना है किसी ने? हाथी पांव, यस मैम सुना है। सुना है ना? उसमें क्या होता है कि हमारा पांव ऐसे हाथी के पांव जैसा होता है, बहुत मोटा हो जाता है उसमें पैर, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। बहुत ज्यादा स्वेल। और इसके अंदर किससे होता है ये, कोई बता सकता है आप मुझे? ये मैम वो एक वो पैरासाइट होता है मैम, उससे फैलता है। अब उसका यूशेरिया, हाँ मैम फंगस की वजह से होता है ना मैम बुचेरिया, जो वायरस वो पैरासाइट होता है ना, बुचेरिया, उससे होता है। यूशेरिया नाम होता है इसका, और है ना यूशेरिया क्राफ्टी, बी क्राफ्टी होता है इसका नाम। आपको नाम की टेंशन नहीं, मैं इसका पूरे नोट्स आपको बना के दिए मैंने, मैं मैम को दे दूंगी, मैम आपको दे देंगे। बहुत कंसाइज नोट्स हैं, बस समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं अपन, बाकी बहुत इजी गोइंग है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक्चुअली क्या होता है कि इसको ऐसे समझते हैं, एक ऐसा एस्के हेलमिंथेस होता है, एस्के हेलमिंथेस समझते हैं आप लोग? अच्छा, हमारे पेट में कीड़े होते हैं, सबको पता है कि पेट में कीड़े होते हैं, बच्चों के होते हैं, या हम छोटे थे तब हमारे भी थे, है ना? वो हमारी कहाँ होते? पेट में, पेट में होते हैं मैम। मैं पेट में तो रह ही नहीं सकती, क्योंकि पेट तो एसिडिक मीडियम है,
तो हमारे जहाँ पे पेट में क्या हो रहा है, मिक्सी चल रही है बस खाली, और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो मेन काम है वही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा खाना सब कुछ हमारा डाइजेशन, जो स्पेशल डाइजेशन है हमारा, एब्जॉर्प्शन है, वो सारा वही होने वाला है, क्योंकि सारे एंजाइम्स भी वहीं आके मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ कि एक पेट में कीड़ा आ गया, वो हमारे उसमें चला गया इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन में उसको अच्छे से फूड मिल रहा है, ठीक है, तो वो एज अ पैरासाइट काम कर रहा है कि तो उसमें क्या करेंगे, चिपक गया, खाना लेता जा रहा है, एब्जॉर्प्शन लेता जा रहा है हमारे उसमें से, सारे इंटेस्टाइन का जितना भी एब्जॉर्प्शन है, विटामिन का, मिनरल्स का, वो सब ले लेगा। जब उसने सब ले लिया तो हम कैसे हो जाएंगे, खाना खाने के बाद भी भूखे, कोई मतलब नहीं खाना खाया या विटामिन मिनरल्स लिए, तो हमारी बॉडी तो उस पर काम ही नहीं कर रही ढंग से, है ना, हम तो वैसे के वैसे ही रह गए, मम्मी ने कितना ही खाना खिला दिया लेकिन असर नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ वो खा गए। अब क्या होता है, सेम इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जब ये पानी के पताशे खाते हैं ना बारिश में, और लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद होता है पानी के पताशे, तो मतलब वो सबसे ज्यादा उस पे ठेले के ऊपर कोई लड़कियां ही खड़ी होती हैं पानी के पताशे खाने के लिए, सेम वैसे की वैसी सिचुएशन होती है अपनी। तो वहां पर जब बारिश में अपन खाते हैं ना, स्पेशली पानी के पताशे में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो ओपन होता है ना, और बारिश के टाइम पर ये डिजीज का स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा होता है। इस टाइम पे क्या होता है कि वो जो वायरस है, वायरस नहीं, एस्के हेलमिंथिस है, वो क्या करता है, उस पानी के अंदर ऊपर तैरता रहता है। अब जैसे ही वो उस पर तैरता रहता है तो उसके अंदर हमें तो दिखता नहीं है, हम क्या करते हैं, उसको इनटेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो भी हो जाता है, किसी भी तरह से वो उसके अंदर पानी में आ गया, सपोज हमने उसको इनटेक कर लिया, जैसे हमने उसको इनटेक किया तो वो हमारे लिम्फ्स के ऊपर जाके असर करता है। अब आपको लिम्फ पता है क्या, पहले ये बताओ कहाँ होते हैं, क्या होते हैं और कैसे होते हैं लिम्फ? मैम लिम्फ, LYMPH। YMPH, यस मैम, लिम्फ्स। लिम्फ्स, लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ्स होते हैं। अब क्या होते हैं मुझे बताओ, किसी को पता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ना हमारी बॉडी का, इसको आपके बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं है तो मैं आपको बहुत उसमें कंसाइज पे बता देती हूँ कि हमारी ब्लड वेसल्स है, खूब सारे तार है अपनी बॉडी के अंदर। आप लोगों ने छोटे होंगे तो आप लोगों ने एक ना डायग्राम देखा होगा स्कूल के अंदर, जिसमें लाल लाल एक ह्यूमन बॉडी बनी, बहुत सारे तार जा रहे हैं, रेड ब्लू रेड ब्लू, ऐसी एक बॉडी बनी हुई थी ह्यूमन स्ट्रक्चर की। अब क्या होता है, इसके अंदर दो तरह के ब्लड सर्कुलेट होते हैं अपनी बॉडी में, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। एक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक में ऑक्सीजन होती है, एक आ रहा है एक जा रहा है, यही प्रोसेस चलती है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। अब हमारी बॉडी के अंदर वो जो लाल लाल तार है, उन तार के बीच में बहुत सारे वाइट कलर के मांस मसल्स भरे हुए हैं। अब वो मसल्स जो है, वो अगर मैं उनको जो दबा दूं तो उसमें से ब्लड निकल जाएगा। तो जो वो वाइट मसल्स है वो हमारे लिम्फ है। हमारे लिम्फ का काम क्या होता है? हमारे लिम्फ का सबसे पहला काम ये होता है कि जो रेड कलर की ट्यूब्स जा रही हैं उसके अंदर जितना भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उस ब्लड में से जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो नीचे जहां पर भी जाएगा तो हमारी बॉडी में जमा हो जाता। अगर वो लिम्फ नहीं होते तो हमारी शरीर हैवी हो जाता। अब उस हैवीनेस से बचने के लिए प्रकृति ने अपने को दे दिए लिम्फ। उन्होंने कहा कि भाई लिम्फ ले लो, आप व्हाइट कलर के हैं और आप इसको जितना भी ब्लड आएगा ये एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे अपने स्पंज होता है ना, बिल्कुल अपना स्पंज भी उसको एब्जॉर्ब करता है पानी को और किसी भी लिक्विड को, सेम वैसे काम करते हैं। और क्या होता है उसमें सबसे खास बात है कि हमारी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर हमारी इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है, पूरा इम्यून सिस्टम को बैलेंस करती है। हमारी बोलते हैं ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, सारी की सारी हमारी इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट से डिसाइड होती है। हमारी बॉडी बाहर वाले पैथोजन से लड़ने के लिए कब रेडी होगी, कौन सी सेल्स उस पर काम करेगी, वो सारा का सारा काम उन वाइट वाले मसल्स का है। ठीक है, अब अगर ये सारी बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, अब ये सारी की सारी कहीं ना कहीं कनेक्ट तो होती होंगी, दो दो तीन तीन कहीं ना कहीं कनेक्ट तो होती होंगी। वो जहाँ कनेक्ट होती है, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ बना के, ताकि शायद मेरे बोलने से और उसमें बहुत फर्क आ गया।
आपने वो देखी है कि ना बहुत सारी मकड़ी का जाल देखा है तो बीच में एक स्पॉट बना होता है जहां से वो सब जगह से जुड़ा हुआ है। सेम अपनी भी बॉडी के अंदर यही होता है कि वो कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाता है। तो जब जुड़ता है तो उसको बोलते हैं लिम्फ नोड। नोड मतलब होता है जहां पे 4 जगह से आगे लिम्फ मिल रहे हैं, वो नोड हो गया। तो ये नोड हो गया अपना। अब लिम्फ नोड्स के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहां पर भी लिम्फ नोड्स होता है वहां से ब्लड का ट्रांसफर होता है, इधर से है इधर। तो अब मैंने ऐसे बोला आपको कि जो हमारा लिम्फ है वो इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के जो ब्लड का लेवल है वो अलग अलग डिवाइड कर रहा है। अभी ऊपर जाएगा ब्लड, ये नीचे जाएगा, ये इधर से आया हुआ ब्लड है, सबको इकट्ठा कर रहा है, सोखने का काम कर रहा है। इसी के अंदर जो पानी बताशे में आपने पानी पिया था उसमें से जो अंदर हमारे एस्के एल्मेंथिस आ गए, ठीक है, ब्रोंकोएप्टिमलाइज आ गए, अंदर घुस गए एस्के एल्मेंथिस, वो इसी के सहारे सहारे रवाना हो जाते हैं लिम्फ के अंदर जाने के बाद में। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा ब्लड जाता कहाँ है? हार्ट पहले बताओ फिर मैं बताती हूँ। ऑर्गन्स में, ब्रेन, हार्ट और वेन्स में, मसल्स को पंप करता है ब्लड। और मतलब जैसे ब्लड आया बन रहा है अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? मैम हार्ट से आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज और वेन्स दोनों में। मैम हार्ट से तो फुल होल बॉडी में मैम सप्लाई होता है ना मैम? देखो वेरी बिग क्वेश्चन, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारे ये हमारा दिल है, यहाँ से ब्लड जाएगा नीचे, इधर से वापस यूं, तो यूं चल रहा है। एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड चलता है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड चलता है। 11th क्लास की एक बुक में, बायो की बुक के अंदर आप देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हमारा जो ब्लड जा रहा है तो ब्लड तो रोटेशन पे, लिम्फ के अंदर वो क्या करेगा, वो जब उसने ब्लड में जा रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम में उसको जहां समझ में आएगा वो वहां पे घुस जाएगा, उस लिम्फ के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो राउंड वर्म है, बोलते ना गोल क्रमी, गोल है एलिफेंटियासिस का कीड़ा। आपको बहुत ज्यादा जहां पर लिम्फ नोड्स होती है वो वहां पे घुस जाता है। जब वो अंदर चला गया तो क्या होता है कि उसका एक डायरेक्शन होता है कि इसके अंदर जितने भी हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनको खराब करना, ये उसका काम है। और लिम्फेटिक वेसल्स पहले हमारे ऊपर से नीचे की तरफ काम करते हैं, फिर नीचे से ऊपर की तरफ काम करते हैं। तो वो क्या करेगा, जब अंदर घुस गया तो ऊपर से नीचे जाना शुरू करेगा। जब वो नीचे जाएगा तो उसके अंदर सिर्फ एक बार का ही डायरेक्शनल कैपेसिटी होती है कि वो एक बार जब नीचे चला गया वो अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर नहीं आ सकता। तो जब नीचे जा रहा है तो हमारा नीचे पाँव है, तो हमारी एब्डोमिनल कैविटी से, नाभि के नीचे का जो हिस्सा है हमारा, हमारे जेनिटल ऑर्गन्स जहां पर होते हैं, ये उसके नीचे चला जाता है। लेफ्ट लेग के अंदर चला गया, राइट लेग के थाइज में चला गया, स्पेशली थाइज में जाकर के रुक जाता है, जो कि वहां से ब्लड का सर्कुलेशन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स होता है। इसलिए क्या करते हैं, वो ऊपर नहीं आ पाते, वो नीचे के नीचे कहीं ना कहीं धंस जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे मसल सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं? अगर अपन प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए जो स्किन डॉक्टर निकालता है वो हमारा कहीं आसपास से थोड़ी ना लेके आता है, वो तो हमारी ही बॉडी का पार्ट निकाल के देता है। हमारी बॉडी का पार्ट कहाँ से निकालता है? जहाँ पे सबसे ज्यादा फैट माना जाता है। तो हमारा सबसे ज्यादा फैट होता है हमारे थाइज में। तो हमारे थाइज में जैसे आलू छिलते हैं ना अपन, ऐसे पिलर से निकालते हैं स्किन को और हमारी चेहरे पे लगाई जाती है। अब क्या होता है इसके अंदर, वो वहां जाकर के फंस गया, सबसे ज्यादा उसको खाना वही मिल रहा है, लिम्फ नोड सबसे ज्यादा हमारी वही थाइज में ही होती है, वहां पे चला गया। तो वहां पे जाकर के क्या करने वाला है, वो क्या करेगा? कोई भी पैरासाइट हमारी बॉडी में चला जाता है तो क्या होता है? अब वो फिर उसको आरबीसीज को खाना शुरू करेगा मैम? हाँ, आरबीसीज नहीं है वहां पे, आरबीसीज नहीं है, लिम्फ नोड्स है। लिम्फ नोड्स के अंदर आरबीसीज, यस मैम। ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है वहां से। तो क्या करेगा वो, मैम वो ऊपर लिम्फ का साइज बढ़ाना शुरू कर देगा, हाँ अपने आप को बढ़ाएगा, वो डबल बढ़ाएगा वो। लेकिन क्या होगा, जैसे डबल करेगा तो जो डबल करने वाला वो खुद तो मर जाएगा, वो डबल करने वाला जैसे ही ग्रोथ करने लगेगा फिर वो भी मर जाएगा। तो क्या होता है, फाइनली वो हमारे लेग्स की थाइज में जाकर के, जहां हमारे नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स, वहां जाकर के मर जाता है, तो डेड हो गया। अब जो भी चीज पॉइजन है हमारे लिए, डेड हो गई, तो वो ऑलरेडी तो पॉइजन था,
अब वो और पॉइजनस हो गया, तो हमारी बॉडी की उस किसी जिस भी डाइज में जाकर के वो फंस गया है, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। इसका कोई इलाज नहीं है कि आप इसको इंजेक्शन से बाहर निकाल लो या सर्जरी से बाहर निकाल लो, नहीं, आपको दिखता ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब डॉक्टर्स भी उसको जज नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है इसका ट्रीटमेंट। अगर शुरू शुरू में पता चल गया तो ठीक है, अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। अब क्या होता है इसके अंदर, जब वो वहां मर गया तो क्या करेगा, वो वहां की जगह को, सेल्स को बढ़ने नहीं देगा। वो सेल्स क्या होने लगेगी, डेड होंगी और वो फूलती जाएंगी। इसका बस एक ही इलाज है कि अगर आपका पाँव फूलना शुरू हो गया है तो फाइनली आपका पाँव काटना पड़े, मतलब ये कंडीशंस होती है इसकी। तो ये होता है एलिफेंटियासिस डिजीज, जो राउंड वर्म के थ्रू होता है, जिसको अपन बोलते हैं एस्केलमेंटिस डिजीज भी बोलते हैं, एलिफेंटियासिस डिजीज भी बोलते हैं। और इस डिजीज के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि इसमें ये होता है। इससे को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बता दो आप मुझसे, मैं बता देती हूँ उसका आंसर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो? नहीं, चले आगे। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट डिजीज के ऊपर। सारी डिजीज तो नहीं पढ़नी है। एक डिजीज आई थी नीपा, इसका क्वेश्चन था आपके। अब वो ईयर मुझे याद नहीं है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कल में जो स्टडी किया वही मैं बता रही हूँ आपको। नीपा, NIPAH, नीपा डिजीज सुना है किसी ने इसके बारे में? नीपा करंट में थी मैम, करंट में भी थी मैम ये वाली डिसीज। ये डिजीज जो होती है ना, ह्यूमंस से एनिमल्स में होती है, एनिमल्स टू ह्यूमंस, सॉरी, एनिमल्स से ह्यूमंस के अंदर होती है। किसी भी एनिमल में अगर ये डिजीज हो रही है तो ये हमारे अंदर भी वो आ जाएगी। ये जो डिजीज है ये नीपा वायरस के थ्रू होती है, NIPAH इसका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग है इसकी। और ट्रांसमिट जो होता है एनिमल्स के अंदर, जैसे तुम्हारे वो नहीं खाते, पोक खाते थे लोग, सुअर का मांस, पिग को खाते थे, बैट्स को खाते थे, या कंटामिनेटेड फूड्स होते थे, उसके थ्रू ये सबसे ज्यादा फैलती थी। पहले अगर ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे मैं, अगर मुझे ये डिजीज है और अगर आप लोगों ने, किसी ने मेरा झूठा किसी और पर्सन ने खा लिया तो उसको ये डिजीज हो सकती है, ये वायरल डिजीज। दूसरा, एनिमल्स के थ्रू हो रही है, मतलब अगर ये पिग के अंदर है तो ये हमारे में भी आ सकती है। अगर हम पिग इंटेक करते हैं, पिग का मांस खाते हैं, तो पिग के मांस को पोक बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते थे? वायरस है, इन्फ्लुएंजा की, बिल्कुल इन्फ्लुएंजा वाले सिम्टम्स है। इन्फ्लुएंजा मतलब होता है हमारा फीवर, मसल पेन्स, जो हमारा बुखार आता है ना, जिसमें हमारे हाथ पांव बोलते हैं टूट रहे हैं, हमें फीवर आ रहा है, ये हमारे इसके सिम्टम्स होते हैं। और सबसे बड़ी डिजीज वायरस की सिर्फ एक ही होती है, मैंने बताया था, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को खराब करता है। कोई भी वायरस हो, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, बोलते हैं ना सर्दी जुकाम हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये सब कुछ हमारे को वायरस के थ्रू होता है। तो रेस्पिरेटरी डिजीज और इन्फ्लेमेशन ये सबसे ज्यादा होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब हमारे ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लग जाते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब पता है आप? स्वेलिंग। हमारे ब्रेन की जो नर्व्स होती है उनमें सूजन आने लग जाती है, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन सही से नहीं हो पाता, वो अपने ढंग से काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है इसके अंदर। ठीक है, अभी तक नीपा वायरस का कोई इलाज नहीं मिला। बस बोलते ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बस आप थोड़ा सा उसके अंदर प्रिवेंशन रखो, प्रिवेंशन इन द सेंस कि आप वो बोलते ना, पोक नहीं खाओ, बैट्स किससे थोड़ा दूर रहो, तभी तो चमगादड़ से हम थोड़ा सा दूर रहते हैं। सबसे ज्यादा स्प्रेडिंग कैपेसिटी होती है मच्छर से भी ज्यादा बैट की, किसी चमगादड़ की। वो चमगादड़ के पास में जो, अगर कभी आपने हाथ लगाया हो तो उसकी जो विंग्स होते हैं वो बहुत ना, वो बोलते हैं ना, चिपके हुए होते हैं, मतलब आप उस पर हाथ लगाओ तो वो चिपकने जैसी क्वालिटी होती है उसकी। और शाम के टाइम पे तो वो ज्यादा एक स्मूदी हो जाता है, मतलब चिपचिपा सा हो जाता है। नीपा वायरस के ऊपर भी वो आया हुआ है। फिर आपके एक क्वेश्चन था H1 और N1 वायरस। H1 वायरस और N1 वायरस, जिसको अपन ने स्वाइन फ्लू बोला था, स्वाइन फ्लू वायरस। फिर एक वायरस आया था बर्ड फ्लू वायरस। कौन सा वायरस था? H5N1। आपको वायरस के नाम पता होने चाहिए बस। H5N1 था, H15NH8 था, H5 था, N8 था, और एक H2
N9, ये वायरस सबके नाम मैं आपको सब भेज दूंगी, आपको कुछ भी नहीं उसको करना है। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ लास्ट के अंदर कि अभी डिजीजेस बहुत सारी हैं, बहुत सारा पढ़ना है आपको अभी। तो कॉमन डिजीज के अंदर जैसे अपन बोलते हैं इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो गया, कोल्ड एंड कफ हो गया, ये डिजीजेस किसके थ्रू फैलती है? एयर, वाटर। नहीं, एयर बोला आपने, यस मैम। एयर बोला। वाटर के थ्रू। सर्दी जुकाम तो अपन बोल दें, मुझे हो रहा है, अगर आप मेरे साथ बैठे हो तो अगर मैं छींक रही हूँ तो थोड़ी देर बाद में आप भी छींकोगे, कंफर्म है। अभी नहीं छींकोगे तो शाम को जाके छींकोगे घर पे, लेकिन छींकोगे जरूर, क्योंकि कोल्ड एंड कफ तो होना ही है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, किसी ना किसी कॉन्टैक्ट से हो ही रही है, बाय एयर हो रही है, बाय वाटर ड्रॉपलेट्स हो रही है, जो आपकी पानी निकल रहा है आपके छींकने से, उससे हो रही है, लेकिन ये होगी जरूर आपको। जैसे तो मुझे छींक जिसको आ रही होती है, थोड़ा सा दूर बैठो यार, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी का? सबसे पहला मैम नोज। मैम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखो, वन थिंग ऑलवेज रिमेम्बर, ये नोज जो ना, ये नोज हमारी, ये इन्फेक्टेड नहीं होती, ये तो पाथवे है अंदर वाले का और बाहर वाले का, कनेक्शन का एक लिंक है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि हमारी नोज में इन्फेक्शन हो गया है, और कुछ और चीज हो गई तो वो अलग बात है। मैं सिर्फ कोल्ड कफ की बात कर रही हूँ, ये इन्फेक्टेड उसमें नहीं आ सकती। इट इज अ पाथवे बिटवीन द आउटर एंड इनर कनेक्शंस। तो ये इसके अंदर क्या होता है, नाक बोलते ना अपन, कंटिन्यू ब्लोज हो जा रही, बह जा रही है ना, वो हो सकता है इसके अंदर। थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है सर्दी जुकाम के अंदर। और क्या हो सकता है, ज्यादा सर्दी जुकाम होता है तो अपन को क्या होता है, 3 दिन तो कम से कम जुकाम रहेगा ही रहेगा। अगर एक बार हो गया तो हमें 7 डेज का एक रेस्ट पीरियड लेना पड़ता है, तो हमें उसको रेस्ट पे डालना पड़ता है अपने आप को, कि हम 7 दिन तक अब रेस्ट करेंगे। 3 दिन तो ठीक हो गया, लेकिन 3 दिन अपने को कुछ अजीब सा रहता है कि बॉडी के अंदर ना तो कुछ अच्छा लग रहा है खाना, ना सोना, ना पीना, ना बैठना, या तो ये नाक बंद हो जाती है, कभी ये नाक बंद हो जाती है। तो हमेशा ये इश्यू रहता है। दूसरा, इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या करते हैं अपन इसका? मैम वो घर का भाप ट्रीटमेंट, लेते हैं, भाप भाप लेते हैं मैम, तो जल्दी। क्यों लेते हैं भाप? मैम जैसे कि हाँ? आता है ना, तो रिलीफ मिलता है उसकी कैसे गरम एक तो। क्या होता है, देखो, जनरली अगर आपने देखा हो कि अगर हम गांव में देखा है, जैसे हम छोटे थे तो हमारी दादी हमको क्या ट्रीटमेंट देती थी, वो सबसे अच्छे ट्रीटमेंट होते थे रेदर देन मेडिसिन इनटेक। क्या होता था कि हमारी दादी जैसे जैसे बोलती थी गर्म पानी पी लो, वो पतला पतला हलवा बना के दे देती थी। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में टमाटर का सूप पी लेते हैं अपन। तो जितना लिक्विड इनटेक हमारी बॉडी में जाता है, वार्म, ल्यूकवार्म, गुनगुना, उतने ही जल्दी उस वायरस के ऊपर इफेक्ट आता है। इसलिए कहा जाता है सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अगर आपको सर्द गर्म भी होगा तो थोड़ा सा गर्म पानी पीना शुरू करो, निवाया पानी, क्योंकि गर्मी जो होती है वो वायरस का बिल्कुल दुश्मन होती है, वो वायरल इन्फेक्शन को खत्म कर देती है। तो जितना ज्यादा आपको सर्दी जुकाम है उतना लिक्विड को इनटेक करना है आपको। लिक्विड इनटेक सबसे अच्छा इसका इलाज होता है। 4 तरह के वायरसेस होते हैं। वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी। ये 4 वायरसेस होते हैं। ये ह्यूमन वायरसेस जो हमारी बॉडी में है वो ए और बी होते हैं, जिसकी वजह से अपने को बोलते हैं ना सीजनल एपिडेमिक्स होती है, मतलब मौसम बदला तो हम बीमार हो गए। तो ए और बी जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये ही हमें इफेक्ट करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मौसमी बुखार। होता है अपने घर में कई लोग होते हैं जिनको कि ना सर्दी से गर्मी में, गर्मी से सर्दी में, बारिश में, जैसे मौसम बदलता है वैसे बीमार हो जाते हैं। ये 2 ही वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी वायरस की वजह से, ठीक है। एक वायरस होता है इन्फ्लुएंजा सी, जिसको बोलते हैं सी टाइप वायरस। ये जो सी टाइप वायरस है जनरली हमारे को माइल्ड इलनेस देता है। अब ए बी तो हो गया, ठीक है,
इसके अंदर क्या होता है, एपिडेमिक्स होती है, मतलब फ्लू एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि अगर हम बीमार हैं तो उस बीमारी को हमें लंबा चलाएगा। वो बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर बुखार आ गया तो वो उसको थोड़ा लंबा चलाएगा। तो विटामिन सी इन्फ्लुएंजा सी टाइप जो है वो हमें थोड़ा सा लंबा देगा। सर्दी जुकाम के साथ में कभी कभी हमें बुखार भी आ जाता है, तो एबी वायरस के साथ में हमारे को टाइप सी बोलते हैं इसको हमारे साथ टाइप सी वायरस भी हमारे को इफेक्ट करने लग जाता है। ठीक है, और स्पेशली ये कहा जाता है कि जो टाइप सी वायरस है ना, आप तो इसका नाम कुछ और हो गया है, लेकिन जब पुराने जमाने में आपने कभी सुना है कि गाय को और भैंस को बुखार आया है? यस मैम, सुना है सुना है ना? मैम। हाँ, देखा भी है। लेकिन बहुत रेयर आता है उनको, बहुत ही सालों में कोई बुखार आता हो तो ऐसे रोज अपने जैसे बीमार नहीं हो जाती, वो रेयर बीमार होती है। इसके अंदर जो वायरस है उसका नाम होता है इन्फ्लुएंजा डी। इन्फ्लुएंजा डी वायरस हमेशा कैटल्स को इफेक्ट करता है। जितने भी कैटल्स होंगे उनको इन्फेक्शन यही देता है। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमंस के ऊपर असर नहीं करता, ह्यूमन डिजीज के ऊपर, किस ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई इसका असर नहीं होता। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए, कल देखते हैं जब भी टाइम मिलेगा आपसे बात करेंगे फिर। अब आप कुछ, मैं अभी सारी डिजीज कंप्लीट नहीं हुई, मैं एक चार्ट भेजूंगी मैम को, रात तक भेज दूंगी मैं, एक बार आप उसको देख लेना, उसी के वही आपकी सीरीज है, उससे ज्यादा डिजीज आप लोगों की नहीं आती है, तो बस उसको देख लेना और फिर अपन उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। 2-3 डिजीज और मुझे आपको बतानी है, जैसे डेंगू बतानी है, काला अजहर बतानी है, पोलियो स्टेटस बताना है इंडिया का, इसमें पूछा जाता है, वैक्सीन के बारे में बताना है, इम्यूनाइजेशन बताना है। तो बता दो तुम कुछ ऐसी चीज कि आपको कुछ लगा हो कि नहीं ये समझ में नहीं आया है, बता दो आप मुझे। ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम नहीं रहेंगे, मैम की कुछ तबीयत गड़बड़ है, ठीक है, हम लोग भी लीव करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। योगी का पढ़ाई